आइए थोड़ी चर्चा कर लेते हैं सदन के नेता के बारे में और विपक्ष के नेता के बारे में। ठीक है, सदन का नेता लोकसभा के नियमों के अनुसार प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो लोकसभा का, वो सदन का लीडर ऑफ द हाउस होता है। डिफॉल्ट रूप से प्राइम मिनिस्टर जो है लोकसभा का नेता होता है, लेकिन अगर स्थिति ऐसी हो कि प्रधानमंत्री ही लोकसभा का सदस्य न हो तब क्या होगा? ऐसा व्यक्ति भी तो प्रधानमंत्री बन सकता है जो लोकसभा का सदस्य नहीं है, तो वो व्यक्ति उस सदन का नेता होगा जिसे प्रधानमंत्री मनोनीत करता है, और उस व्यक्ति की योग्यता यह होनी चाहिए कि वो लोकसभा का सदस्य हो, मेंबर ऑफ लोकसभा हो, और दूसरी कंडीशन ये क्या है कि वो मंत्री हो। तो ये लोकसभा, इसी तरीके से राज्यसभा में प्रधानमंत्री उस व्यक्ति को जो राज्यसभा का मेंबर है और मंत्री है, मिनिस्टर है, ऐसा कोई मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य है, उसे वो राज्यसभा में लीडर ऑफ द हाउस मनोनीत कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है। यहां ये ध्यान देने की बात है। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोकसभा का नेता है, प्रश्न आता है एग्जाम पे, वो इधर लीडर ऑफ द लोकसभा, तो कई दफा ये भ्रम हो जाता है कि शायद ये स्पीकर साहब की बात कर रहा है और या अध्यक्ष जी की बात कर रहा है। तो यहां ध्यान देने की बात है कि लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है, लेकिन दूसरी स्थिति भी है कि अगर प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं है तो ऐसा कोई व्यक्ति जो लोकसभा का सदस्य है, मंत्री है, प्रधानमंत्री उसे मनोनीत कर सकता है। अमेरिका में इसे क्या कहते हैं, मेजॉरिटी लीडर कहते हैं, और लीडर ऑफ अपोजिशन को, एलओपी को माइनॉरिटी लीडर कहते हैं। और सदन का जो नेता होता है वो उपनेता अपॉइंट कर सकता है, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। तो ये बातें हो कि इनका मुख्य काम यही होता है क्या कि जो लोकसभा की बिजनेस है उसको सुचारूपूर्वक ढंग से चले, जो संसदीय कार्य हैं लोकसभा में या राज्यसभा में वो ठीक से निष्पादित हो, इसमें सदन के नेता की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये लीडर ऑफ द हाउस की बातें हो गई। अब हम देखते हैं विपक्ष का नेता। जिस तरीके से सदन का नेता होना जरूरी है, ऐसे ही विपक्ष का भी होना जरूरी है। हम जानते हैं कि लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष होना आवश्यक है। विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम यह है कि सरकार की जो नीतियां हैं उसका मूल्यांकन करना, उसका कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना और सकारात्मक आलोचना करके उसको जनता के सामने उनकी नीतियों के बारे में जानकारी देना, जिससे कि जनता देश में क्या हो रहा है, वो सरकार जिसको उसने वोट दे करके भेजा है वो क्या कर रही है, उस पर अपना एक मन बना सकें, अपनी एक राय बना सकें। उसमें वो जो तर्क वितर्क करना, आलोचना करना, यही विपक्ष का मुख्य कार्य है। और एक बात आपको जान के आश्चर्य होगा कि लोकसभा में 2014 के बाद से कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा नहीं है। राज्यसभा में तो अभी आपके मल्लिकार्जुन खड़गे साहब थे, कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। राज्यसभा में विपक्षी दल के नेता तो थे, लेकिन लोकसभा में हमारे 2014 से लेकर के आज तक जो लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा है, एलओपी इन लोकसभा, कोई नहीं है। उसका कारण यह है कि विपक्ष का नेता बनने के लिए वह दल जो सत्ता में नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी हु इज नॉट इन पावर, जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें हैं, वो मेजॉरिटी वाली जो अपोजिशन पार्टी है उसका जो नेता होगा उसे लोकसभा का अध्यक्ष विपक्षी दल के नेता के रूप में नियुक्त करेगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन और है कि वो सदस्य जो है, वो पार्टी जो है, जो लोकसभा में विपक्षी दल, जो सबसे बड़ा विपक्षी दल है, उसके पास उसके कुल सदन की कुल
संख्या का 10%, यानी कि लोकसभा में 55 और राज्यसभा में 25 सदस्य भी होनी चाहिए। यानी जो सबसे बड़ी विरोधी दल है, जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी है, पार्टी की बात हो रही है, गठबंधन की बात नहीं हो रही है, वो पार्टी, उसको 10% सीट भी उसका होना जरूरी है। कहने का मतलब कि अगर किसी एक दल को, जो सबसे बड़ा दल है, अगर उसको विरोधी दल बनना है और उसके नेता को विरोधी दल का नेता बनना है लोकसभा में, तो उसके कम से कम 55 सांसद होने चाहिए। और कांग्रेस के पास आप जानते होंगे कि भाजपा 333 है, और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, जिसके पास 53, केवल 53 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 260 है। इसी के चलते आज तक, पिछली लोकसभा में भी यही था, लेकिन आज तक जो है कोई लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा नहीं है। ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन आप बीच बीच में सुनते होंगे कि ये चर्चा होती है, कांग्रेस पार्टी के लोग ही नहीं बल्कि संविधान विशेषज्ञ भी, और जिसमें आपके पीडीटी आचार्य साहब जो पूर्व महासचिव रहे हैं लोकसभा के, संविधान विशेषज्ञ हैं, या ये कहा जाता है कि जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है अपोजिशन में, उसके नेता को विपक्षी दल के नेता के रूप में लोकसभा स्पीकर को मान्यता दे देनी चाहिए और ये नियम संगत होगा। तो क्या आपको लगता है कि इनको इन नियमों की जानकारी नहीं है कि कम से कम 55 सांसद होने ही चाहिए? क्यों कहते हैं ये लोग ऐसा? इनका तर्क ऐसा क्यों है कि कांग्रेस सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है 53 पा करके, तो इसके नेता को जो है लोकसभा में विपक्षी दल का नेता नियुक्त कर देना चाहिए, ऐसा तर्क वो क्यों देते हैं? क्या उनको ये जानकारी नहीं है? ऐसा नहीं है। दरअसल इसमें एक कानून का पेच है। ये सरकार और जो लोग इस बात का समर्थन करते हैं कि 10% सीट यानी 55 सांसद लोकसभा में विपक्षी दल के नेता होने के लिए चाहिए, वे जो हमारा संसदीय अधिनियम 1977 में नेता प्रतिपक्ष के वेतन और भत्ते संबंधी अधिनियम बना था, उसके साथ साथ 1998 में जो संसद में मान्यता प्राप्त दलों के नेता और मुख्य सचेतक चीफ व्हिप की सुविधाओं से संबंधित जो कानून बना, अधिनियम बना 1998 में, दोनों को जोड़ के देखते हैं। ये जानते हैं आपकी लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में सबसे पहले राम सुभग सिंह थे। क्लियर हो गया? राम सुभग सिंह। उस समय कांग्रेस ओ हुआ करती थी, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस संगठन, वो लोकसभा में विपक्षी दल था और उसके नेता राम सुभग सिंह जी 1969 में। लेकिन 1977 के कानून बनने के बाद जब से विपक्षी दलों को आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त हुई, उनको सुविधाएं मिलना शुरू हुई, उसके बाद से लोकसभा के पहले जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन थे वो यशवंतराव चौहान थे। एग्जाम में बहुत आता है, यशवंतराव चौहान, वो यशवंतराव चौहान साहब थे। ये 1977 में, 1977 में यशवंतराव चौहान साहब पहले ऐसे लोकसभा में विपक्षी दल के पहले नेता बने। 77 में जब से विपक्षी दल को मान्यता मिली और 77 में जो नेता प्रतिपक्ष के वेतन और भत्ते संबंधी कानून बनाया गया, उसकी जो धारा 2 है, उसका जो सेक्शन 2 है, वो सिर्फ 2 कंडीशन की बात करता है। एक कंडीशन ये कि जो सबसे बड़ी पार्टी होगी लोकसभा में उसका नेता, और दूसरी बात यह कि लोकसभा उसको नेता विपक्ष के रूप में मनोनीत करेगा। उसमें, उस कानून में जो 77 का कानून है, उसमें कहीं 10% की शर्त नहीं है। फिर आप सोचेंगे कि ये 10% की बात आई कहां से? ये 10% की बात आई ये कि 1998 में संसद ने मान्यता प्राप्त दलों के नेता और चीफ व्हिप, मुख्य सचेतक की सुविधाओं के लिए एक अधिनियम बनाया 1998 में, और उसमें दल और समूह में विभेद किया गया। उसमें दल बनने के लिए यह आवश्यक है कि आपके पास कम से कम उस हाउस के 10% जो सांसद हैं, यानी 55 लोकसभा के सांसद होने ही चाहिए आपको दल बनने के लिए, अन्यथा आप समूह हैं, ग्रुप हैं। यानी 1998 का जो कानून है
जो सुविधा देने के लिए बनाया गया था चीफ ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पार्टी के लीडर्स को, वो जो है यहां पे पार्टी की परिभाषा करता है कि पार्टी बनने के लिए आपको लोकसभा में 55 सदस्य, राज्यसभा में 25, राज्यसभा में तो 25 हैं, इसलिए वहां पे खड़गे साहब थे जो अभी इस्तीफा देके कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। तो ये हमारा यहां पे जो इनका था, यहां पे जो प्रथम जो सरकार का जो और लोगों का तर्क है वो ये कहता है कि 98 में जो पार्टी की परिभाषा है उसके हिसाब से कोई दल तो तब न बनेगा जब उसके पास 55 सांसद हो। कांग्रेस के पास तो 260 हैं। तो अगर 55 सांसद नहीं है, आप दल ही नहीं हो, तो आप प्रतिपक्षी दल के रूप में ही मान्यता आपको नहीं मिलेगी। फिर प्रतिपक्षी दल और नेता होने का सवाल कहां से उठता है? तो वो 1977 में जो ये परिभाषा है पार्टी की, उस परिभाषा को 98 से कनेक्ट करते हैं। उनका कहना है कि ये बाद का बना हुआ अधिनियम है, तो उस तर्क के आधार पे। लेकिन जो दूसरे वर्ग का तर्क है जिसमें बड़े बड़े संविधान विशेषज्ञ, ये कोई हल्का तर्क नहीं है। पीडीटी आचार्य साहब ये भी पूर्व महासचिव रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी रहे हैं लोकसभा के। उनका मत है कि ये जो 1977 का अधिनियम जो प्रतिपक्ष की परिभाषा देता है, उसका जो सेक्शन 2 है वो सिर्फ 2 तत्वों की बात करता है। एक जो मेजॉरिटी पार्टी है उसका नेता, और दूसरा लोकसभा का अध्यक्ष उसको लीडर ऑफ अपोजिशन एलओपी नॉमिनेट करेगा, मनोनीत करेगा। तीसरी शर्त 10% की नहीं है। यह भी कहना है कि पार्टी की जो परिभाषा वहां दी गई है उसको सामान्य अर्थों में ही लेना चाहिए, उसको 1998 से जोड़ने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक अधिनियम का एक हेड होता है, एक शीर्ष होता है, उसमें उसके उद्देश्य को, उसके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उसको वर्णित किया जाता है और उद्देश्य को उसी आलोक में पढ़ना चाहिए। और 1977 में जो प्रतिपक्ष नेता की परिभाषा दी गई है उसकी शब्दावली के लिए किसी अन्य एक्ट, जैसे कि हम मुख्य सचेतक की सुविधाओं वाला 1998 का जो एक्ट है उससे जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी एक्ट अपने आप में पूरा होता है और ये दोनों अलग अलग है, अलग अलग हैं, इनको एक दूसरे से जोड़ना नहीं चाहिए। दूसरे वर्ग का तर्क ये है। और अगर ऐसा कुछ होता तो जब कानून बना तो उसमें पार्टी की परिभाषा में जोड़ दिया जाता या बाद में संशोधन करके जोड़ दिया जाता कि 10% होना जरूरी है, ठीक है। और ये जो 98 का कानून था ये विभिन्न दलों के नेताओं को कुछ सुविधा देने के लिए बनाया गया था, तो वहां वर्गीकरण करना जरूरी था, जैसे कि सुविधाएं जो है कुछ सीमित लोगों को ही मिले। उसका उद्देश्य अगर प्रतिपक्ष की परिभाषा करना होता तो 1998 के एक्ट में ही लिख दिया जाता कि 1977 में जो प्रतिपक्ष की परिभाषा दी गई है 77 वाले एक्ट में, उसमें जो पार्टी शब्द का प्रयोग हुआ है वो 98 के एक्ट के अनुसार पढ़ा जाएगा। लेकिन न तो इसकी चर्चा उस एक्ट में है न तो यहां है। तो दूसरे वर्ग का तर्क ये है कि एक्ट अपने आप में 1977 का पूर्ण है, इसको इसी के आलोक में देखना चाहिए और इसको 1990 के एक्ट से जोड़ने का कोई मतलब नहीं। तरीके से लोकसभा का अध्यक्ष होता है, सदन का नेता होता है, उसी तरीके से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये दोनों दलों के अपने तर्क हैं, इनके भी तर्क महत्वपूर्ण है। एक बात और ये कही जाती है कि हाँ, आप जानते होंगे कि जो लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होता है, चाहे लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में हो, 1977 के कानून जब से नेता प्रतिपक्ष वेतन भत्ते संबंधी अधिनियम बनाए गए, जब से इनको मान्यता प्राप्त हुई, तब से इनका दर्जा कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। इनको वेतन और भत्ते अन्य सुविधाएं कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर मिलती हैं। और नेता प्रतिपक्ष आप जानते हैं कि एक हमारा शैडो लीडर ऑफ अपोजिशन जो होता है, वो छाया प्रधान शैडो एक प्राइम मिनिस्टर होता है एक तरीके से, जिसे आईवर्ज जेनिंग साहब ने कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन को मानते हैं कि भविष्य का प्रधानमंत्री होता है। 5 साल हो तो और अब अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। इसी स्थिति में जो हमारा विरोधी दल का नेता है लोकसभा में, जो अपोजिशन का लीडर है, वो प्रधानमंत्री का पद संभालने के लिए तैयार है, प्राइम मिनिस्टर समझा जाता है उसको। वहां एक्चुअली 2 दलीय व्यवस्था है, कंजर्वेटिव जाती है तो लेबर आती है, लेबर जाती है, कंजर्वेटिव आती है तो जाहिर सी बात है कि एक पार्टी जाती है तो दूसरे पार्टी का जो नेता होता है वो ऑटोमेटिक प्रधानमंत्री होता है। हमारे यहाँ जैसी बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। एक तर्क और भी है कि ये सिर्फ वेतन भत्ते
या संसद में कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल अदा करने तक सीमित नहीं है। दूसरा वर्ग जो ये तर्क देता है कि ये इतना महत्वपूर्ण पद है कि इसको खाली नहीं रखना चाहिए। आपको पता है कि हमारे जो तमाम महत्वपूर्ण ऐसे संस्थान हैं उनमें जो नियुक्त किए गए हैं, जो उनकी नियुक्ति में ट्रांसपेरेंसी के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए, न्यूट्रलिटी के लिए, इम्पार्शियलिटी के लिए ये व्यवस्था की गई है। जैसे आपका लोकपाल की नियुक्ति हो, सीबीसी की नियुक्ति हो, और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन बना, केंद्रीय सूचना आयोग 2005 में बना, सीबीआई हो, इन सारी नियुक्तियों में जो लोकसभा में हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन होता है वो उनकी कमेटी में, उनकी नियुक्ति में होता है। ऐसी स्थिति में इस पद को खाली नहीं रखा जा सकता। और ये बड़ी मजबूत दलील है कि ये जो महत्वपूर्ण हमारे ऐसे संस्थान हैं, सोचिए लोकपाल है, सीबीसी है, सीआईसी है, सीबीआई है, इन सारी संस्थाओं की नियुक्ति में पारदर्शिता बनी रहे, अकाउंटेबिलिटी हो, न्यूट्रलिटी हो, इम्पार्शियलिटी हो। इस नाते ये रखा गया है कि लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होगा उसमें उसको मेंबर बनाया गया है उनके सिलेक्शन के लिए, उनके अपॉइंटमेंट के लिए। तो ऐसी स्थिति में इस पद का खाली रहना ये कहां तक उचित है ये आप देखें। तो ये दोनों वर्गों की स्थितियां, ये विपक्ष के नेता की बात हो गई। और अब हम आगे देखते हैं कि व्हिप क्या होता है। अभी महाराष्ट्र विधानसभा में व्हिप को लेकर के बड़ा विवाद हुआ था। व्हिप WHIP जिसे जो है हिंदी में सचेतक कहते हैं। आजकल की राजनीति में जहां एक एक वोटों का इतना महत्व है, जहां बहुत कम वोटों के अंतर से सरकारें बन रही हैं, वहां व्हिप का महत्व दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। अगर हम इस व्हिप शब्द की बात करें तो व्हिप शब्द का अर्थ होता है मूठ या कुंदे युक्त हथौड़ा, जो किसी व्यक्ति को उसके अपराध के लिए दंड देने, या बग्घी आपने देखी होगी ना, बग्घी इसमें घोड़ा लगा होता है, उसको तेजी से हाँकने के लिए एक कुंदे युक्त हथौड़ा यूज होता है, इसी को व्हिप कहते हैं। और समझिए ये कुंदे युक्त हथौड़ा ही है जिससे कि व्हिप अपने दल के सदस्यों को एक लिखित आदेश जारी करता है जिसके हिसाब से कि उनको वोट देने के लिए, उपस्थित होने के लिए सदन में बाध्यता होती है। लेकिन ये संसदीय प्रणाली में या कहें कि राजनीति में इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले हुआ था 1769 में। इस व्हिप का शब्द व्हिपिंग के रूप में हुआ, व्हिपिंग WHIPPING व्हिपिंग के रूप में हुआ। सर एडमंड बर्ग साहब ने हाउस ऑफ कॉमन्स में संसदीय अर्थों में पहली बार इसका प्रयोग किया। पार्लियामेंट्री सिस्टम में इसका पहली बार व्हिपिंग का प्रयोग हुआ। वो यह कि उस समय कोई एक मत विभाजन का प्रकरण था, तो सम्राट और उसके मंत्रियों ने, इसलिए कि कहीं हार न जाए, बहुत प्रयास करके जो विभिन्न उनके पार्टी के सदस्य थे, उस समय जाहिर सी बात है कि कम्युनिकेशन कैसा रहा होगा 1769 में, तो अलग अलग जगहों से बड़ा प्रयास करके अपने दल के सारे लोगों को जो वोट दे सकते थे उनको अपना हाउस ऑफ कॉमन्स में अपनी दल मत विभाजन के समय अपनी स्थिति जो सुधारने के लिए बुला भेजा, उनको पकड़ के ले आए। तो उसी अर्थों में सर एडमंड बर्ग साहब ने प्रयोग किया कि व्हिपिंग करके, मतलब सम्राट और उसके मंत्रियों ने व्हिपिंग करके मत विभाजन के समय अपने सदस्यों को इकट्ठा किया। वहीं से ये शब्द शुरू हुआ, फिर आगे चल पड़ा और व्हिपिंग का शब्द बराबर प्रयोग होने लगा। और व्हिप अब संसदीय प्रणाली का तो अनिवार्य अंग है ही, यही नहीं बल्कि अमेरिकी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम में भी व्हिप का अपना महत्व होता है। और व्हिप को अगर डिफाइन किया जाए क्या है, तो ये कोई एक परंपरा है संसदीय प्रणाली, किसी संविधान में या किसी संविधान के इंस्टीट्यूट के द्वारा इस ऑफिस को मान्यता नहीं है, लेकिन संसदीय परंपरा में ये एक महत्वपूर्ण ऑफिस होता है। सचेतक, इसका एक चीफ व्हिप होता है, मुख्य सचेतक और सचेतक होता है। इनका कार्य होता है कि सीधे कहें तो कार्य है कि क्रॉस वोटिंग से रोकना, क्रॉस वोटिंग रोकना, या कहिए कि एक व्हिप एक लिखित आदेश होता है जो उसके सदस्यों के लिए होता है कि वो सदन में
उपस्थित रहे वोट देने के लिए और पार्टी लाइन के बाहर जाकर के वोटिंग न करें, या ये कहें संक्षेप में कि वो जो आत्मा की आवाज होती है अपने मन से अपने विवेक से वोट न करके, बल्कि जो पार्टी की नीतियां हैं, जो पार्टी लाइन है, उसके आधार पर ही वोट करें। व्हिप का यही काम होता है। और व्हिप जो होता है सचेतक, वो दो तरफा कार्य करता है। एक तरफ वो पार्टी के नेताओं या कहिए पार्टी के नेताओं, व्हिप जो होता है वो पार्टी के नेताओं और अपने दल के सदस्यों के बीच में, अपने दल के सदस्यों के बीच में एक कड़ी होता है, दो तरफा संवाद करता है। वो अपने जो उसके पार्टी के सदस्य हैं, किसी विषय पे जो उनकी राय होती है उसको वो अपने पार्टी के जो नेता होते हैं या कई नेता होते हैं पार्टी में, उन तक पहुंचाता है। पार्टी के नेता जो अपनी राय रखते हैं वो पार्टी के जो उनके चुन करके आए हुए जो सदस्य हैं उनको पहुंचाता है। और खास करके वोटिंग के समय जब कोई महत्वपूर्ण मतदान हो रहा हो तो उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना, वो पार्टी लाइन के बाहर जाके वोट न कर दें, कहीं अंतरात्मा की आवाज पे वोट न कर दें। क्योंकि वोटिंग में तो होता ही है कि अंतरात्मा की आवाज के लिए लोग दूसरे दल वाले घूमते रहते हैं कि अंतरात्मा की आवाज पे वोट कर दें, तो वो दलीय प्रतिबद्धता के आधार पर ही वोट करें। हाँ, आप सोचेंगे, लेकिन ये जानिए कि किसी चीजों का विकास ऐसे नहीं होता। ब्रिटेन का उदाहरण है कि जब तक ये व्हिप सिस्टम नहीं था, 1836 तक जब मत विभाजन हो रहा था, दलगत आधार पे मत विभाजन के समय, आपको जान करके आश्चर्य होगा, मैं भी इस बात को सोच रहा था कि आखिर ये व्हिप इतना मजबूत क्यों होता जा रहा है। 1836 तक आप सोचिए कि जब दलगत आधार पे, पार्टी लाइन के आधार पे जब मत विभाजन हो रहा था ये ब्रिटेन में, तो 77% लोगों ने अपने दल के विरुद्ध मतदान किया था, अपनी अंतरात्मा की आवाज पे मतदान किया था। तो जैसे जैसे व्हिप का दबाव बढ़ता चला गया, वैसे देख ही रहे हैं कि लोग ये क्रॉस वोटिंग न होने पाए हैं। और व्हिप 3 तरह के होते हैं, यहां मैंने लिख दिया 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। 1 लाइन व्हिप का मतलब है कि वोटिंग के बारे में जानकारी देता है। व्हिप लाइन का मतलब इतना ही है कि जो व्हिप, अच्छा ये जान लें कि व्हिप का कार्यालय प्रत्येक दल का, चाहे सत्तारूढ़ हो चाहे विरोधी हो, सबका होता है। सबको फ्लोर मैनेजमेंट करना होता है, सबको अपने सदस्यों के बारे में जानकारी रखना, उनको अनुशासित रखना है, उनको महत्वपूर्ण मुद्दों पे उनकी सदन में उपस्थित सुनिश्चित करना, वो पार्टी लाइन के विरुद्ध मतदान न करें, उनको समझाना, पार्टी के नेताओं की राय से उनको अवगत कराना, उनकी राय से पार्टी के नेताओं की, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और सरकार में जो होता है, सरकार में जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर होता है हमारा, वही चीफ व्हिप का काम देखते हैं। उनको हेल्प करने के लिए 2 हमारे राज्य मंत्री लगे होते हैं। तो जो सदन का नेता प्रधानमंत्री होता है, वो संसदीय कार्य मंत्री, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, और 2 और हमारे जो स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं वो चीफ व्हिप होता है, व्हिप होता है, मिल करके कार्य करते हैं। इसी तरीके से सारे दलों के अपने चीफ व्हिप और व्हिप होते हैं, उनकी सहायता के लिए नियुक्त होते हैं, यानी मुख्य सचेतक और सचेतक। तो 3 तरह के व्हिप होते हैं, यहां जानना चाहिए। 1 लाइन व्हिप है, 2 लाइन व्हिप और 3 लाइन। इसका मतलब इतना ही है कि जो व्हिप जारी होता है उसके नीचे अंडरलाइन, जैसे हम एग्जाम में अंडरलाइन कर देते हैं, 1 अंडरलाइन, 2 अंडरलाइन, बस ऐसे ही है। 1 लाइन व्हिप का मतलब होता है, जैसे यहां लिखा हुआ है, बुधवार 2 अगस्त को हाउस में 2:30 बजे पूर्वाह्न या 2:30 बजे अपराह्न होगा, 2:30 बजे अपराह्न, बुधवार 2 अगस्त को हाउस 2:30 बजे अपराह्न समवेत होगा। ठीक, ये वोटिंग के बारे में जानकारी देता है। ये देखिए सिंगल लाइन है, ये सिंगल लाइन है, ये वोटिंग के बारे में जानकारी खाली दे रहा है। ये 1 लाइन व्हिप है कि बुधवार 2 अगस्त को हाउस में 2:30 बजे समवेत होगा, इकट्ठा होगा, ठीक, मीटिंग होगी। और जो 2 लाइन का व्हिप होता है, 2 लाइन, यहां जो टेक्स्ट लिखे जाते हैं उनके नीचे डबल लाइन मार दी जाती है। इसे इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। ये वोटिंग के लिए सदन में आप मौजूद रहे, जैसे देखिए संपूर्ण चर्चा के दौरान पर्याप्त संख्या में उपस्थित रहने हेतु विशेष रूप से अनुरोध किया जाता है। यहां 2 लाइन मार दी गई, ये इंपॉर्टेंट था, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक 3 लाइन व्हिप जो होता है वो बिल्कुल साफ साफ कहा जाता है कि पार्टी के हिसाब से ही वोट करें, ये सबसे सख्त व्हिप होता है। 3 लाइन व्हिप, यहां 3 लाइन मारी जाती है, 1 2 3 जो टेक्स्ट होता है। जैसे यहां है कि एक अति महत्वपूर्ण मत विभाजन होगा, आपकी उपस्थिति आवश्यक है। इट मीन्स कि ये 3 लाइन व्हिप सबसे सख्त व्हिप होता है, और इसका अगर आप पालन नहीं करेंगे तो आप जानते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत उस सदस्य की सदस्यता भी जा सकती है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट
वेरी इंपॉर्टेंट है। ये थर्ड लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सख्त होता है। वन लाइन भी बताता है, वोटिंग के बारे में जानकारी देता है। देखिए यहाँ बुधवार 2 अगस्त को अंडरलाइन, ये बता रहा है वन लाइन में कि ये वोटिंग के बारे में जानकारी है। दूसरा है कि वोटिंग के बारे में सदन संसद में मौजूद रहे, ये बताता है। और तीसरा ये कहता है कि महत्वपूर्ण मतदान है, पार्टी के हिसाब से ही वोट करो, और ऐसा न होने पे सदस्यता जा सकती है। संक्षेप में यही विप की बातें हैं। ठीक है, थैंक यू, जय।